हेलो टू ऑल बच्चों, आप सभी का मेडिकल नर्सेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने एबीजी एनालिसिस का जो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हमने बताया था। और उसका जो टाइप होता है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है, वह सब को डिस्कस हमने कर लिया था। तो उसका नॉर्मल जो हमारा एबीजी का पीएच होता है 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है ना। पीएच का जो वैल्यू होता है, हमारा ब्लड का जो पीएच का वैल्यू नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होता है। और उसमें से एसिडोसिस और एल्कोलोसिस को हमने देखा था। एसिडोसिस और एल्कोलोसिस को हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा था और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा था। तो आज हम लोग इसी चारों का एसिडोसिस, एल्कोलोसिस के चारों का कारण को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। हमारे बॉडी में एबनॉर्मेलिटी तो देखने को मिल रहा था, जिसके कारण से हमारा पीएच कम बेसी हो रहा था, CO2 कम बेसी हो रहा था। तो CO2 कम बेसी क्यों हो रहा था, तो आज हम उसी को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था कि जब हमारा CO2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारा CO2 बढ़ जाता है, ठीक ना, और पीएच हमारा घट जाता है, पीएच हमारा घट जाता है। और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में हमारा CO2 घट जाता है और पीएच बढ़ जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे CO2 कम क्यों हुआ, CO2 ज़्यादा क्यों हुआ। उसी के बारे में आज हम समझेंगे कि CO2 ज़्यादा क्यों हो गया, ताकि हमारा पीएच कम हो गया, एसिडोसिस में हमारा बॉडी क्यों चला गया। CO2 ज़्यादा हुआ तो पीएच कम हो गया, जिसके कारण हमारा बॉडी एसिडोसिस में चला गया, ब्लड में एसिडिक की मात्रा ज़्यादा हो गई। ऐसा क्यों हुआ, वही आज हम लोग समझेंगे, उसके काउजेज को समझेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच घटता है तो यहाँ पे SCO3 होगा, ठीक है ना, SCO3 होगा। तो अगर पीएच घटता है तो SCO3 भी हमारा घटेगा। तो SCO3 हमारा क्यों घटा, जिसके कारण से हमारा पीएच कम हो गया। SCO3 हमारा क्यों घटा, SCO3 हमारा क्यों घटा, ताकि जिसके कारण से पीएच हमारा कम हो गया और एसिडोसिस हो गया। SCO3 जब बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। तो SCO3 क्यों बढ़ा, उसी के बारे में आज हम पूरा जानेंगे कि SCO3 हमारा क्यों बढ़ा, क्यों घटा, CO2 क्यों बढ़ा और क्यों घटा। जो अगर आप लोग इसके पिछले वाला लेक्चर देखे हुए हैं, तभी इसके बाद आप लोग समझ पाइएगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वह वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद इस लेक्चर में प्रवेश कीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि एबीजी हम लोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक ना। एबीजी हम लोग ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में करते हैं, एक जो अस्थमा का पेशेंट रहता है, जो कहते हैं कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं, उनमें हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो देखिए यह सब हमने सोल्व कर लिया था कल, ठीक ना, यह सब सॉल्यूशन को हमने सोल्व कर लिया था। अब यहाँ से देखिए हम लोग समझते हैं एसिड बेस बैलेंस का मेनली रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एसिड बेस बैलेंस जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, वह मेनली रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक होता है। रेस्पिरेटरी का 2 प्रकार होता है, एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी का 2 प्रकार होता है, ठीक ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। उसी तरह मेटाबॉलिक का जो है 2 प्रकार होता है, एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। एसिडोसिस और एल्कोलोसिस होता है। रेस्पिरेटरी का भी 2 टाइप होता है और मेटाबॉलिक का भी 2 टाइप होता है। तो हम उसी को आज समझेंगे कि इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि जिसके कारण से हमें हमारे बॉडी में एसिडोसिस और एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। तो उसके कारण को समझेंगे, ठीक ना, उसके कारण को समझेंगे, काउजेज को हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो काउजेज को समझेंगे तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को समझेंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारा क्या हो रहा था, CO2 बढ़ रहा था। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारा CO2 जो है बढ़ रहा था और पीएच जो है हमारा घट रहा था। जब CO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रोम के नियम के अनुसार रेस्पिरेटरी अपोजिट। तो CO2 जब बढ़ेगा पीएच घटेगा तो एसिडोसिस होगा, तब एसिडोसिस होगा।
जब एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों देखने को मिलता है? हमारा CO2 बढ़ेगा, हम pH को हम छोड़ देते हैं, अब CO2 बढ़ेगा तो pH तो घट ही जाएगा। तो अब हम देखेंगे CO2 हमारे बॉडी में क्यों बढ़ रहा था, CO2 हमारे बॉडी में क्यों बढ़ रहा था। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला काउज यहाँ कह रहा है अस्थमा। सबसे पहला काउज कह रहा है यहाँ पे अस्थमा। अस्थमा के में हमारा CO2 बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक ना। क्यों बढ़ा हुआ देखने को मिलता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, रेस्पायरेशन जो है उसमें इंस्पायरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं वह एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स हम बल लगा करके, एनर्जी लगा करके सांस लेते हैं। जबकि एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन जो है वह पैसिव प्रोसेस है, मीन्स हमें सांस छोड़ने में हमें एनर्जी नहीं लगता है, सांस छोड़ने में हमें बल नहीं लगता है, सिर्फ हमें सांस लेने में बल लगता है। तो उसी तरह से सांस तो हम ले लिए, अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और नैरोइंग ऑफ द ट्रेकिया हो जाता है, लेरिंग्स हो जाता है। तो जब वह नैरो इन्फ्लेमेशन के कारण या फिर कोई भी चीज़ का डिपोजिशन के कारण जब हमारा एयरवे जो है, हमारा एयरवे नैरो हो जाता है। जब एयरवे नैरो हो जाता है तो एनर्जी लगा के सांस तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन सांस जब छोड़ने का बारी आएगा तो वह पैसिव प्रोसेस है, तो उसमें पूरा एयर नहीं निकल पाएगा। आप लोग एक्सपायरेशन को भी जाकर के पढ़ लीजिए, कंटिन्यू पढ़िएगा, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, ठीक ना। कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, डेली पढ़ना होगा शुरू से। इस सब्जेक्ट का नाम ये नर्सिंग फाउंडेशन मीन्स फंडामेंटल है, फंडामेंटल मीन्स बेसिक है। अगर कोई भी चीज़ को आपको कोई भी सक्सेस, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सक्सेस लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो फंडामेंटल हो गया। उसी तरह से अगर नर्सिंग के क्षेत्र में आप लोग आए हैं तो नर्सिंग फाउंडेशन को पढ़ना पड़ेगा। ये फाउंडेशन है, बेसिक है। फाउंडेशन रहेगा तभी तो आपका पिलर मजबूत रहेगा, तो बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो नर्सिंग फाउंडेशन इसका शुरू से हम लेक्चर डाले हुए हैं, शुरू से आप लोग जाकर के देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अस्थमा में हमारा CO2 ट्रैप हो जाता है। सीधा समझ लीजिए, किसी भी कारण से हमारे लंग्स में, हमारे बॉडी में CO2 ट्रैप हो रहा है, मीन्स फंस रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक ना। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके कारण से CO2 ट्रैप हो रहा है, वह बाहर नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहला था अस्थमा में हमारा एयरवे नैरो हो जाता है और CO2 हमारा बाहर नहीं आ पा जाता है, क्योंकि CO2 हमारा पैसिव प्रोसेस में आता है, उसमें बल नहीं लगता है। और सांस तो हम लोग जोर से ले लेते हैं दम लगा करके, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता है। दूसरा वही कह रहा है ब्रोंकियोटेसिस में हमारा एयरवे जो है वाइडन हो जाता है, वाइडन मीन्स चौड़ा हो जाता है, ठीक ना। थिक ड्यू टू म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन के एयरवे का जो लाइनिंग होता है वह मोटा हो जाता है, ठीक ना। ड्यू टू क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कारण, या फिर ड्यू टू थिकन द म्यूकस जो हमारे लंग से बाहर स्पुटम के रूप में बाहर आता है, वह म्यूकस थिक हो जाता है। मीन्स डिहाइड्रेशन में हमारा म्यूकस जो है वह थिक हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा जो म्यूकस रहेगा वह थिन रहेगा, पतला रहेगा और सीधे बाहर आ जाएगा। तो ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल में भी वही होगा, एयरवे हमारा ट्रैप हो जाएगा। एटीलेक्टेसिस में हमारा कंप्लीट पार्शियल कोलेप्स ऑफ लंग्स का अगर कोलेप्स हो जाएगा, मीन्स हमारा जो एल्वियोलाई था वह सिकुड़ गया है, वो अपना जो शेप था वह छोड़ करके श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, उसे ही कंप्लीट और पार्शियल कोलेप्स कहते हैं। अगर वह सिकुड़ जाता है तो उसे हम लोग
एटिलेक्टेसिस कहते हैं, जिसमें कि हमारा CO2 बाहर नहीं आ पाएगा, एक्सचेंज भी नहीं होगा, और जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारा CO2 बॉडी में है वो बॉडी में ही रह जाएगा, जिसके कारण से एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सीडेटिव ड्रग में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सीडेटिव ड्रग जो होता है हमारा, वह जो मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है हमारे बॉडी का, हार्ट, लंग्स, ठीक ना, इस सब को रिलैक्स कर देता है। अगर रिलैक्स कर देगा तो लंग्स का फंक्शनिंग कम हो जाएगा। सांस तो हम ले लेंगे, लेकिन लंग्स हमारा बाहर CO2 को पंप नहीं कर पाएगा। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हमारा इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। तो सांस तो हम ले लेंगे, लेकिन लंग्स जो है हमारा डिप्रेस हो चुका है, ठीक ना, सीडेटिव ड्रग के कारण। तो उसके कारण से स्मूथ मसल्स हमारा रिलैक्स हो गया, जिसके कारण से सारा जो ऑर्गेन है वो रिलैक्स हो जाएगा और वह CO2 को बाहर नहीं फेंक पाएगा। ओपियम जो ड्रग होता है, ओपियाइड जो होता है, ट्रामाडोल होता है, मॉर्फिन होता है, फेंटानिल होता है, यह सब जो है हमारा रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देता है। अब यहाँ से देखिए हम समझते हैं कि रेस्पिरेटरी को कम कर देगा तो कैसे हमारा CO2 ड्रॉप होगा। रेस्पिरेटरी रेट को अगर कम कर देगा, ठीक ना, तो हमारे बॉडी में O2 का कंजप्शन तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना, लेकिन हमने रेस्पिरेशन रेट को कम कर दिया। लेकिन जब रेस्पिरेशन रेट को हम कम करते हैं तो हम डीप सांस लेते हैं। डीप सांस तो ले लेते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसमें हमारा CO2 रिटेन हो जाएगा। COPD, अस्थमा COPD में हाइपोवेंटिलेशन, ये जो डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है उसी को हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं, उसी को हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन में हम लोग लॉन्ग सांस लेंगे। जो सुबह सुबह हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें आप लोग देखते होंगे कि लंबा सांस लेते हैं लेकिन पूरा जोर से हम छोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से हमारा CO2 रिटेन होगा। तो हाइपोवेंटिलेशन में, हाइपोवेंटिलेट का मतलब हो गया टू सेलो सांस हम लोग लेंगे तो उसे ही हाइपोवेंटिलेट कहते हैं। अब हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कारण आप लोग समझ गए कि CO2 ट्रैप होता है, चाहे वह किसी भी कारण से ट्रैप हो रहा है तो उसे हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्यों होता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जो है हमारा क्यों होता है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का जब हम बात करेंगे, ठीक ना, तो जिसमें कि हाइपर वेंटिलेट मीन्स जोर से हम लोग सांस ले रहे हैं। जब हम लोग रनिंग करके आते हैं तो देखते होंगे कि आप जोर से सांस ले रहे हैं, इस तरह से सांस ले रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, हम ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि उसको प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाता है लंग्स तक पहुंचने के लिए, तो वह बाहर से ही बाहर चला जाता है और उसके साथ साथ CO2 हमारा बाहर आता है, ठीक ना। देखिए हाइपर वेंटिलेट होता है, फास्ट रेस्पिरेशन विथ फुल एफर्ट, फास्ट रेस्पिरेशन होता है, मीन्स पूरा जोर से हम लोग सांस लेते हैं, विथ फुल एफर्ट के साथ रहते हैं, मोर CO2 एक्सपोर्ट हो जाता है और CO2 हमारा बाहर चलाता है। पेन में हम लोग हाइपर वेंटिलेट करते हैं। फीवर में हमारा ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। फीवर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे हमारा लगभग 8% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है, तो हम लोग हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे हम लोग 3 से 4 ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज कर देते हैं। अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है तो लगभग 8 ब्रेथ पर मिनट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हाइपर वेंटिलेट करते हैं, जोर से सांस लेने लगते हैं, जिसके कारण से सही से O2 हमारा इंटर नहीं कर पाता है और सारा CO2 हमारा बाहर चलाता है। तो हमने पढ़ा था कि जब CO2 कम होगा तो रेस्पिरेटरी अपोजिट के फॉर्मूला के अनुसार हमारा pH बढ़ेगा, और pH जब बढ़ता है 7.4 से ज़्यादा तो उसे हम लोग एल्कोलोसिस कहते हैं, और रेस्पिरेटरी CO2 के कारण देखने को मिल रहा है तो उसे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहेंगे, ठीक ना। हिस्टीरिया एक ऐसा बीमारी है जो साइकेट्रिक नर्सिंग में आप लोग पढ़ेंगे कि अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी है, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कि लोग अपने ऊपर
अथी करवाने के लिए, अटेंशन जागृत करवाने के लिए कि हमें लोग ज़्यादातर देखें, उसके लिए हम लोग नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, जानबूझ करके ड्रामा करते हैं, ठीक ना, जिसमें कि हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, और भी बहुत सारा सीजर टाइप का जो रहता है उसे भी हम लोग हिस्टीरिया में ही करते हैं। जिसे बिफोर फॉलिंग इन सोसाइटी हाइपर वेंटिलेट करना, वह गिरने से पहले वह गिरने का नाटक करती है, जिससे पहले वह हाइपर जोर जोर से सांस लेने का नाटक करेगी, उसे ही हम लोग हिस्टीरिया कहते हैं। अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी है, मीन्स अटेंशन सीकिंग, दूसरों का अटेंशन अपने और खींचने के डिजीज को हिस्टीरिया कहते हैं। हाइपोक्सिया अगर हमारे बॉडी में हो रहा है तो हाइपोक्सिया मीन्स क्या हो गया, टिश्यू में हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, हाइपोक्सीमिया में ब्लड में कम होता है, हाइपोक्सिया में हमारे टिश्यू में कम होता है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा टाइप जो है था हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच घटता है। मीन्स क्यों घटता है, क्योंकि HCO3 जो हमारा था, HCO3 जो है वह घट गया था। मीन्स मेटाबॉलिक इक्वल के फॉर्मूला के अनुसार HCO3 घट गया था, और जो हमारा पीएच था, और पीएच भी घट गया था। जब पीएच घट जाता है 7.4 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें क्यों देखने को मिलता है, आइए हम जानते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला है हमारा स्टारवेशन और फास्टिंग। स्टारवेशन और फास्टिंग में कैसे हमें एसिडोसिस देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला बात आप समझ लीजिए कि जब हम लोग स्टारवेशन मीन्स फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत रहता है, तो हम खाना तो खा नहीं रहे हैं तो एनर्जी कम पड़ जाता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में जितना भी फैट रहता है, फैट जो रहता है उसको हमारा बॉडी तोड़ता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक ना। तो उसे फैट को टूट करके एनर्जी प्लस कीटोन बॉडीज बनता है। फैट अगर टूटता है तो एनर्जी प्लस कीटोन बॉडीज बनता है। कीटोन बॉडीज जो है हमारा वह एक एसिडिक पार्टिकल है। कीटोन बॉडीज हमारा एसिडिक पार्टिकल है, और एनर्जी तो हमने यूज कर लिया, लेकिन कीटोन बॉडी जो हमारा एसिडिक पार्टिकल था वह हमारा इंक्रीज कर गया हमारे बॉडी में, जिसके कारण से वहाँ कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा, जिससे पूरा नाम हम लोग डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, ठीक ना। जो कि हमें डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलता है। फैट टूटेगा, कीटोन बनेगा, प्लस एनर्जी बनता है। एनर्जी तो हम लोग यूज कर लिए, लेकिन कीटोन बॉडी जो एसिडिक कैरेक्टर का है वो हमारे बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। स्टारवेशन में आप लोग देखते होंगे कोई भी 5 दिन 10 दिन तक फास्टिंग किससे कर लेता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से वह ज़्यादा दिन तक फास्टिंग कर पाता है। और दूसरा एस्पाइरिन जो टेबलेट आप लोग खाते होंगे, हार्ट अटैक में हम लोग यूज करते हैं, ब्लड थिनर के रूप में यूज करते हैं, तो उसका जो कंपोजिशन होता है वह सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। अगर वो हम ज़्यादा यूज कर लिए हैं तो भी हमें एसिडोसिस देखने को मिलेगा। डायरिया में जो है हमारा HCO3 लॉस होता है। डायरिया चाहे वॉमिटिंग होता है तो उसमें हमारा HCO3 लॉस होता है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन जो है पेनक्रियाज जो है HCO3 रिलीज करता है, और इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो करके हमारे ब्लड में जाता है। तो अगर डायरिया हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन का समय उसे मिल नहीं रहा है, तो वह सारा HCO3 हमारे बाहर चला जाएगा, जिसके कारण से हमें HCO3 जब कम होगा तो हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन जितना बढ़ेगा उतना हमारा पीएच घटेगा तो एसिडोसिस होगा। हमने पीएच को हम लोगों ने बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में कि पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। तो जब हाइड्रोजन घटेगा तो पीएच बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पीएच घट जाएगा। तो जब HCO3 हमारा घट रहा है तो
हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो हमारा एसिडोसिस हो जाएगा। इलियोस्टोमी, बिल्कुल सही। इलियोस्टोमी में भी अगर इलियोस्टोमी मीन्स इलियम का जो है वह काट करके घसका दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो रिमूव कर गया है तो SCO3 हमारा एब्जॉर्ब होगा नहीं। जेजुनोस्टोमी, जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, अगर यह सभी हम काट करके घसका देते हैं तो SCO3 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हमें क्यों देखने को मिलता है? सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए, हमारे एब्डोमेन में एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि HCl होता है, हमारा जो म्यूकोसा लेयर होता है वह प्रोड्यूस करता है, और हमारे इंटेस्टाइन में एल्कलाइन नेचर का सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर स्टूल पास हो रहा है, अगर एक बार यहाँ पे देख लीजिए, अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया में जितना भी एल्कलाइन सिक्रीशन था हमारे इंटेस्टाइन में वह बाहर चला आया, लेकिन स्टोमिक में जो हमारा एसिडिक नेचर का जो प्रेजेंट था वह हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसके कारण से एसिड बढ़ेगा, ठीक ना। और अगर वोमिटिंग हो रहा है, अगर वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग में जो है जितना भी एसिडिक मटेरियल था हमारे एब्डोमेन में HCl और सारा, तो वह सब हमारा वोमिटिंग के द्वारा बाहर चला गया, लेकिन जो इंटेस्टाइन में हमारा एल्कलाइन नेचर का सिक्रीशन था वह एब्जॉर्ब हो गया, जिसके कारण से एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा, जिसके कारण से एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है, pH जो है हमारा बढ़ा हुआ रहता है, और SCO3 भी हमारा बढ़ा हुआ रहता है। SCO3 भी, एक तो सारा एसिड हमारा बॉडी से बाहर आ गया, और जो SCO3 रिलीज कर रहा था हमारा पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन वह सारा एब्जॉर्ब कर लिया। गेस्ट्रोस्टोमी मीन्स एब्डोमेन को काट करके घसका दिया गया, रिमूवल ऑफ एब्डोमेन। जब एब्डोमेन को काट करके घसका देंगे तो एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण से एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। डाइट, अगर एल्केलाइन डाइट ले रहे हैं, ठीक ना, एल्केलाइन डाइट ले रहे हैं तब। और एक सबसे लास्ट जो है हमारा मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यह बहुत ही कॉमन सवाल है, आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में पूछ देगा कि मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें कौन सा मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। तो मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक तो कारण होता है, ठीक ना, जो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उसमें साइट्रेट को यूज करते हैं, ताकि वह कैल्शियम को बाइंड करके रखे और हमारा ब्लड क्लॉट ना हो। कोगुलेशन, एंटी साइट्रेट जो है हमारा एंटी कोगुलेंट थेरेपी है, तो अगर साइट्रेट दे करके रखते हैं, जब हमें हमारे बॉडी में ट्रांसफ्यूज, हम मेसिव ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, तो जितना भी साइट्रेट रहता है वह उसे हमारे बॉडी उसे कंपनसेट करके SCO3 में चेंज कर देती है, ठीक ना। साइट्रेट को चेंज करके SCO3 बना देती है। साइट्रेट चेंज टू SCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट बना देती है। देखिए लिखा हुआ है साइट्रेट चेंज इनटू बाइकार्बोनेट थ्रू मेटाबोलाइज बाय लीवर साइट्रेट को मेटाबोलाइज करके बाइकार्बोनेट बना देती है, तो हमें उसमें मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में हमारा pH बढ़ा हुआ रहता है और SCO3 भी बढ़ा हुआ रहता है, ठीक ना। अब हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि हमारा जब बॉडी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम में पड़ता है, जिस तरह जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमारा बॉडी उसे कंपनसेट, उसे मैनेज करने का कोशिश करता है। हमारा बॉडी एक बहुत ही निर्मित, बहुत ही अच्छी ढंग से बनाया गया है, जिसमें कि हमारा बॉडी कभी कोई मुसीबत में पड़ता है तो वह एक
कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तरह वह उसे मैनेज करने का कोशिश करता है, जिसमें कि जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए वह हमारा डिहाइड्रेशन होगा तो बीपी तो कम हो जाएगा, जिसके कारण से नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हार्ट हमारा बॉडी कंपनसेट करके हार्ट रेट को बढ़ाएगा और कोशिश करेगा कि जितना भी ब्लड है उसे ब्रेन तक पहुंचा दिया जा सके, जिसको ही हम लोग कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। उसी तरह से जब यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस में जब कोई भी एसिड बेस इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है तो हमारा बॉडी उसे कंपनसेट करने का कोशिश करता है, उसे ठीक करने का कोशिश करता है। वो कैसे ठीक करेगा? जैसे कि मान लिया जाए मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया है तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या हो गया था, हमारा पीएच बढ़ गया था। तो जब पीएच बढ़ गया था नॉर्मल रेंज से, तो उसे जब नॉर्मल रेंज में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो SCO3 को कम करना पड़ेगा, लेकिन SCO3 तो बढ़ा हुआ है, एक तो SCO3 को कम करेगा, ठीक ना, और दूसरा जो होता है हमारा CO2 को बढ़ा देगा तो हमारा पीएच तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। CO2 को बढ़ाने के लिए हमारा ब्रेन क्या ऑर्डर देगा कि तुम धीरे धीरे से सांस लो, स्लो रेस्पिरेशन लो, जिसके कारण से CO2 बाहर नहीं जा पाएगा। उसी को हम लोग कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। अगर कोई भी हमारे बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है, उसे कंपनसेट करने के लिए हमारा बॉडी एक अलग से फंक्शन करता है। अगर मेटाबॉलिक का है तो वह रेस्पिरेटरी के द्वारा उसे कंपनसेट करने का कोशिश करेगा, और रेस्पिरेटरी का इम्बैलेंसेस है तो मेटाबॉलिक के द्वारा कंपनसेट करने का कोशिश करेगा। तो उसी को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। एक सबसे पहला है अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन, जिसमें कि, और दूसरा होता है पार्शियल कंपनसेशन, और तीसरा होता है फुल कंपनसेशन, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है हाउ मच बॉडी हैज ट्राइड टू करेक्ट कंपनसेटेड, हमारा बॉडी कितना ट्राई करता है इसे कंपनसेट करने के लिए, कितना ट्राई करता है। हमारा बॉडी ट्राई तो करेगा ना, जब हमारा बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा तो बॉडी तो ट्राई करेगा। जैसे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वह रोकने का कोशिश करता है ना, हमारा बॉडी ब्रेन आदेश दे देता है फाइब्रिन को, प्लेटलेट को, जाकर वहाँ ब्लीडिंग को रोको। उसी तरह से जब एसिडोसिस एल्कोलोसिस होता है तो हमारा बॉडी आदेश देता है कि जाकर इसे मैनेज करो। तो सबसे पहला जो होता है हमारा अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन जो होता है हमारा, अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन जो होता है, उसमें अनकम्पनसेटेड मीन्स वह कंपनसेट हमारा बॉडी थोड़ा सा भी ट्राई नहीं किया। इसमें क्या होता है, हमारा जो पीएच जो रहता है एबनॉर्मल रहता है, क्योंकि जो नॉर्मल कोई भी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस हुआ है तो पीएच तो एबनॉर्मल रहेगा ही। तो देखिए हमारा पीएच जो है 7.32 है, ठीक, 7.32 है, और CO2 हमारा 80 है, मीन्स CO2 के कारण हमारा पीएच घट गया, CO2 बढ़ा हुआ है तो पीएच घट गया है, मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। लेकिन हमारा SCO3 जो है वह नॉर्मल रेंज में है, SCO3 जो है हमारा वह नॉर्मल रेंज में है, मीन्स 26 है। अगर यह 26 जो है, अगर यह 32 हो जाए, मान लिया जाए अगर यह बढ़ जाए, अगर यह 26 से बढ़ करके 32 हो जाए, तो यह जो हमारा पीएच जो 7.32 था वह नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, मीन्स 7.35 to 7.45 के बीच में आएगा, मीन्स 7.37 मान लिया जाए हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग कंपनसेटेड कहते हैं। अगर लेकिन यह SCO3 हमारा बॉडी कंपनसेट नहीं किया, जिसके कारण से 7.32 ही हमारा पीएच रह गया, उसे अनकम्पनसेटेड कहते हैं। मीन्स हमारा बॉडी कोई भी ट्राई नहीं किया, उसे अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन कहते हैं। मीन्स हमारा बॉडी थोड़ा सा भी ट्राई नहीं करेगा, ठीक ना, तो उसे अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन कहेंगे। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन, इसे हम लोग कहेंगे इसका पुराना। इसमें हो गया कि हमारा बॉडी थोड़ा सा भी ट्राई नहीं किया बॉडी को एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा भी हमारा बॉडी ट्राई नहीं किया।
ठीक ना। दूसरा कह रहा है पार्शियल कंपनसेशन। देखिए इसमें सब पहले हम समझ लेते हैं, पीएच जो रहेगा हमारा एबनॉर्मल रहेगा, पीएच जो है हमारा एबनॉर्मल रहेगा, और CO2 या SCO3 दोनों में कोई एक अपने घर से बाहर रहेगा। मीन्स दोनों में कोई एक एबनॉर्मल रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यह इससे कंपनसेट करने का कोशिश नहीं किया। क्योंकि अगर यहाँ पे SCO3 बढ़ जाता तो इसको कम कर देता ना। SCO3 अगर बढ़ता तो हमारा बॉडी फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाता, पीएच हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाता। लेकिन SCO3 हमारा घर से बाहर नहीं निकला, कष्ट नहीं किया करने के लिए, तो उसे अनकम्पनसेटेड कहते हैं। मीन्स उसने ट्राई नहीं किया, उसे अनकम्पनसेटेड कहेंगे। और पार्शियल दूसरा जो होता है हमारा पार्शियल कंपनसेशन। पार्शियल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन मीन्स आधा निकला तो लेकिन वह कर नहीं पाया। इसमें तो है कि ट्राई ही नहीं किया, इसमें हमारा जो SCO3 था वह ट्राई ही नहीं किया मैनेज करने का। लेकिन पार्शियल में ट्राई करेगा, पार्शियल में ट्राई तो करेगा लेकिन वह कर नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होगा, पीएच तो हमारा एबनॉर्मल था ही, CO2 के कारण मान लिया जाए CO2 के कारण हमारा एबनॉर्मेलिटी देखने को मिला, जैसे कि इसमें था ये। लेकिन CO2 SCO3 भी हमारा बाहर निकल गया, 32 हो गया। जैसे कि मान लिया जाए 7.3 हमारा पीएच है, ठीक ना, और हमारा CO2 जो है 82 है, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन SCO3 भी हमारा घर से निकल गया है, SCO3 भी हमारा घर से निकल गया है, मीन्स 32 हो गया मान लिया जाए। SCO3 हमारा 32 हो गया, लेकिन यह इसे मैनेज नहीं कर पाया, तो हम लोग इसे अनपार्शियल कंपनसेशन कहेंगे। मीन्स इसे जब मैनेज नहीं कर पाएगा, मीन्स इसमें हमारा तीनों घर से बाहर निकला हुआ रहेगा, तीनों एबनॉर्मल रहेगा, तीनों हमारा एबनॉर्मल रहेगा। पार्शियल में तीनों चीज़ हमारा एबनॉर्मल रहता है, पीएच भी एबनॉर्मल रहेगा, CO2 भी एबनॉर्मल रहेगा, SCO3 भी एबनॉर्मल रहेगा। पार्शियल में मैनेज करने का कोशिश किया लेकिन पीएच को नॉर्मल रेंज में नहीं ले पाया, अनकम्पनसेटेड में ट्राई ही नहीं किया। पार्शियल में ट्राई तो किया लेकिन नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाया, उसे हम लोग पार्शियल कंपनसेशन कहेंगे। इसमें हमारा मेन मकसद रहता है पीएच को नॉर्मल रेंज में लाना, पीएच को नॉर्मल रेंज में लाना। और तीसरा जो हमारा टाइप होता है फुल कंपनसेशन। फुल कंपनसेशन मीन्स पीएच जो है हमारा नॉर्मल रहेगा, CO2 एबनॉर्मल रहेगा, और SCO3 हमारा अथी है। जैसे कि देख लीजिए हमारा नॉर्मल रेंज का कहने का मतलब है 7.35 to 7.45 तक लाना है। देखिए इसमें हमारा जो पीएच है 7.44 है, ठीक। और जो हमारा PCO2 है, PCO2 जो है हमारा, क्योंकि यह बढ़ा हुआ था, ठीक ना, तो CO2 हमारा घटा हुआ रहेगा, तो CO2 हमारा 20 था, CO2 हमारा 20 था। और HCO3 मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अभी इस कंडीशन को आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। यह रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, क्योंकि हमारा CO2 कम है और pH 7.4 से कम बढ़ा हुआ है। लेकिन हमें मेन मकसद रहता है नॉर्मल रेंज में लाने का। तो अगर HCO3 हमारा यहाँ पे घट गया, SCO3 हमारा घट गया, मीन्स हमारा SCO3 जो था वो 17 हो गया, तो पीएच को कम कर दिया। 20 के कारण यह 7.45 से ज़्यादा था, 7.45 से ज़्यादा था। लेकिन 17 के होने के कारण, 17 SCO3 कम होने के कारण हमारा पीएच जो था वह कम हो गया, जिसके कारण से इसे हम लोग फुल कंपनसेशन कहेंगे। मीन्स हमारा जो अथी था उसे नॉर्मल रेंज में ले आया। तीनों पीएच तो नॉर्मल हो जाएगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा, CO2 एबनॉर्मल रहेगा और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल रहेगा। यह दोनों बाहर निकला हुआ रहेगा। इसमें पार्शियल में तीनों बाहर निकला हुआ रहेगा लेकिन मैनेज नहीं कर पाएगा। इसमें दोनों बाहर तो निकलेगा लेकिन मैनेज कर देगा, और अनकम्पनसेटेड में ट्राई ही नहीं करेगा, अनकम्पनसेटेड में ट्राई ही नहीं करेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है पीएच जो है हमारा 7.20 है, 7.20 है, और CO2 जो है हमारा 78 है, CO2 हमारा 78 है, CO2 हमारा 78 है। मीन्स क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मीन्स रेस्पिरेटरी अपोजिट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, और SCO3 हमारा बढ़ गया, SCO3 हमारा बढ़ा,
कि क्यों बढ़ा, ताकि इसको 7.20 को बढ़ा करके 7.35 तक लेकर जा सके, लेकिन यह नहीं कर पाया, इसके बस के बाहर का चीज़ था। तो यह क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो था ही, ठीक ना, और पार्शियल कंपनसेशन हो जाएगा। मीन्स तीनों अपने घर से बाहर है। देखिए तीनों अपने घर से बाहर है, तीनों अपने घर से बाहर निकल गया है। कोशिश तो किया करने का, लेकिन वह कर नहीं पाया, तो उसे पार्शियल कंपनसेशन कहेंगे। पार्शियल कंपनसेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पार्शियल कंपनसेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पार्शियल कंपनसेशन कहेंगे। कोशिश तो किया करने का, लेकिन यह SO3 कर नहीं पाया, SO3 हमारा कर नहीं पाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है pH 7.45 पे मिस बढ़ा हुआ है, जो एवरेज वैल्यू हमने पढ़ा था वह बढ़ा हुआ है। CO2 जो है हमारा 64 है, CO2 जो है हमारा 64 है, और SO3 जो है हमारा 30 है। मिस ये क्या हो जाएगा, अगर CO2 जो है हमारा 64 है, ज़्यादा है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट के कारण हमारा pH 7.4 से कम होना चाहिए था, 7.4 से कम होना चाहिए था, लेकिन यह उल्टा हो गया। मिस मेटाबॉलिक का साइन दिखा रहा है, SO3 हमारा 30 है, मिस बढ़ा हुआ है, 30 जो है हमारा वह बढ़ा हुआ है, ठीक ना, वह 30 बढ़ा हुआ है, तो हमारा pH भी बढ़ गया, हमारा pH भी बढ़ गया, ठीक ना, pH भी बढ़ गया 7.4 से ज़्यादा। लेकिन PCO2 जो है हमें इसे मैनेज करने के लिए 64 हुआ, 64 पे गया, pH CO2 को के द्वारा pH मैनेज किया गया, PCO2 हमारा बढ़ करके 64 हो गया, जिसके कारण से पहले तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस यहाँ पे था ही, क्योंकि SO3 बढ़ा हुआ था और pH भी हमारा बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया। CO2 बढ़ा हुआ है तो यह तो उल्टा हो गया ना, तो इसलिए मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया। लेकिन CO2 बढ़ करके इसे नॉर्मल रेंज में ले आया, CO2 बढ़ करके हमारे pH को नॉर्मल रेंज में ले आया, ठीक ना। तो जब pH हमारा नॉर्मल रेंज में हो और यह दोनों एबनॉर्मल हो, तो हमने क्या पढ़ा था, इसे फुल्ली कंपनसेटेड कहते हैं। मीन्स हमारा जो मेन मकसद रहता है pH को नॉर्मल रेंज में लाना रहता है, ठीक ना। एक तो यह बाहर निकल कर ले आया pH को नॉर्मल रेंज में, तो इसे फुल्ली बोलेंगे। यह बाहर भी निकला लेकिन pH को नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाएगा, तो उसे हम लोग पार्शियल बोलेंगे। और एक कोशिश ही नहीं किया, तो उसे हम लोग अनकम्पनसेटेड कंपनसेशन कहते हैं। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, उसके द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए कह रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड, मीन्स रेस्पिरेशन CO2 हमारा ज़्यादा रहेगा और हमारा CO2 ज़्यादा रहेगा, pH हमारा कम रहेगा, और pH और हमारा SO3 जो है वह नॉर्मल रेंज में रहेगा। क्योंकि देखिए pH जो है हमारा 7.13 है, मिस कम है, एसिडोसिस हो जाएगा। CO2 बढ़ा हुआ है, 47 mmHg है, मीन्स CO2 हमारा बढ़ा हुआ है, pH कम है, मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। लेकिन हमारा बॉडी इसे मैनेज करने के लिए कुछ नहीं किया, हमारा बॉडी कुछ नहीं किया। SO3 हमारा नॉर्मल रेंज में 22 to 27, तो SO3 तो हमारा नॉर्मल रेंज में, हमारा बॉडी इसे मैनेज करने के लिए कुछ नहीं किया, तो हम लोग इसे क्या कहेगा, अनकम्पनसेटेड कहेंगे। मीन्स हमारा बॉडी इसे मैनेज करने के लिए कुछ नहीं किया, कोई ट्राई ही नहीं किया, ठीक ना, इसे कोई ट्राई ही नहीं किया हमारा बॉडी, तो उसे अनकम्पनसेटेड कहेंगे। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, pH तो एबनॉर्मल रहेगा, और CO2 और SO3 में कोई एक एबनॉर्मल रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा, ठीक ना, तो उसे हम लोग एसिडोसिस कहेंगे। आप लोग खुद से, इसको हम तो समझा ही रहे हैं, आप लोग खुद से जब इसे पढ़ करके समझिएगा तो और अच्छे से समझ पाइएगा। तो खुद से पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। एक देखिए यहाँ पे कह रहा है पार्शियली कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड को हमने पढ़ लिया कि pH एबनॉर्मल रहेगा और CO2 या फिर SO3 में कोई एक एबनॉर्मल रहेगा। और यहाँ पे कह रहा है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, pH 7.48 है, मीन्स pH बढ़ा हुआ है, CO2 31 है, मीन्स pH कम है, pH CO2 हमारा कम है और यह बढ़ा हुआ है, मीन्स दोनों घर से निकला हुआ, अपने घर से निकला हुआ है।
और PaHCO3 बाइकार्बोनेट भी हमारा कम है, PaHCO3 भी हमारा कम है, क्योंकि 22 to 27 रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 28 है। यह देखिए CO2 कम हुआ, उसके कारण से हमारा pH तो बढ़ गया, मीन्स रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हुआ, लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस को मैनेज करने के लिए हमारा SCO3 कम हुआ ताकि pH को कम कर सके, लेकिन वह नहीं कर पाया, वह pH को नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाया, तो उसे हम लोग रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड कहेंगे। तो उसे हम लोग रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड कहेंगे। मीन्स पार्शियल में हमारा तीनों एबनॉर्मल रहता है, और pH भी बढ़ा हुआ रहेगा, pH भी एबनॉर्मल रहेगा, CO2 भी एबनॉर्मल रहेगा, और PaHCO3 बाइकार्बोनेट भी हमारा एबनॉर्मल रहता है। pH जो है हमारा लास्ट जो है हमारा फुल्ली कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड को हमने समझ लिया और पार्शियल को समझ लिया। इसमें तीनों एबनॉर्मल रहेगा, तीनों अपने घर से बाहर रहेगा, ठीक ना, तीनों घर से बाहर रहेगा। उसमें हमारा pH घर से बाहर रहेगा, और ये दोनों में कोई एक घर से बाहर रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, ठीक ना। और तीसरा जो है हमारा फुल्ली कंपनसेटेड में हमारा pH को नॉर्मल रेंज में ले आता है। हमारा बॉडी जब कंपनसेट करता है, कोशिश करता है, तो उसे नॉर्मल रेंज में ले आता है, जिसके कारण से pH हमारा नॉर्मल देखने को मिलेगा, नॉर्मल रेंज में देखने को मिलेगा, मीन्स 7.35 to 7.45 में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और PCO2 हमारा 32 है, तो 32 जब हमारा PCO2 है तो क्या होगा, तो हमारा pH तो बढ़ा हुआ रहना चाहिए था, 7.4 से ज़्यादा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये उल्टा हुआ, मीन्स यह PaCO2 यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए कम हुआ है, और SCO3 हमारा 20 है, मीन्स 20 जब था तो यह भी कम था, यह कम हुआ, मीन्स क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब हुआ तो PaCO2 मैनेज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, pH को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए खुद कम जब होगा, जब CO2 कम होगा तो pH बढ़ता है, तो pH जब यह कम हुआ तो pH बढ़ करके 7.37 हो गया, जो कि नॉर्मल रेंज में आ गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फुल्ली कंपनसेटेड, मीन्स pH हमारा नॉर्मल रहेगा और CO2 और SCO3 हमारा एबनॉर्मल रहेगा। अच्छी तरह से फिर से आराम से सुनिएगा, स्लो मोशन में सुनिएगा, तो पूरा अच्छा तरह से समझ जाइएगा कि कौन अपने घर में है, कौन घर से बाहर है। पार्शियली में तीनों घर से बाहर रहता है, फुल्ली में pH अपने घर में रहता है, और ये दोनों कंपनसेटरी घर से बाहर रहता है, और अनकंपनसेटेड में हमारा pH घर से बाहर रहता है, और दोनों कंपनसेटरी में कोई एक घर से बाहर रहेगा और एक अपने घर से निकलेगा ही नहीं, ठीक ना, एक अपने घर से निकलेगा ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए, इसको बना करके आप लोग बताइए। ABG pH जो है 7.43 है, 7.43 का मतलब क्या हो गया, एल्कोलोसिस है, 7.4 से ज़्यादा है, मीन्स क्या है, एल्कोलोसिस है, ठीक ना। और CO2 जो है हमारा 28 है, तो बिल्कुल सही, CO2 अगर 28 है, CO2 हमारा कम है, ठीक ना, तो अगर CO2 कम हो गया तो हमारा pH बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया। और HCO3 हमारा कम है, ऐसा क्यों हुआ, कम HCO3 हमारा कम क्यों हुआ, ठीक ना। देखिए यहाँ पे pH बढ़ा हुआ है, CO2 कम है और SCO3 भी कम है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस तो हो गया पहले ही, क्योंकि SCO3 कम है तो pH तो 7.4 से कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा है तो मीन्स यह रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा। तो SCO3 कम हुआ कंपनसेट करने के लिए, SCO3 हमारा कम हुआ कंपनसेट करने के लिए, तो कंपनसेट यह कर पाया है कि नहीं, यह आप लोग देख करके बताइए, क्योंकि pH का जो नॉर्मल होता है 7.35 to 7.45, मीन्स यह नॉर्मल रेंज में आ गया है, हमारा pH नॉर्मल रेंज में आ गया है, मीन्स यह SCO3 कंपनसेट करने में कामयाब रहा, मीन्स इसे क्या कहेंगे, फुल्ली कंपनसेट, मीन्स फुल्ली कंपनसेट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहेंगे, मीन्स यह क्या हो जाएगा, फुल्ली कंपनसेट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस इसको कहेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
यह आप हम लोगों को एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन आप हम लोगों को करके बताइएगा। इसमें कह रहा है पीएच जो है 7.5 है, मीन्स पीएच हमारा बढ़ा हुआ है, समझ लीजिए। CO2 49 है, मीन्स CO2 भी हमारा बढ़ा हुआ है, CO2 भी हमारा बढ़ा हुआ है। HCO3 हमारा भी बढ़ा हुआ है। जब तीनों बढ़ा हुआ है मीन्स तीनों एबनॉर्मल है, तो इसमें हमको आप बताइएगा कि यह कौन सा, कमेंट करके आंसर में बताइएगा यह कौन सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, कौन सा एल्कोलोसिस है, एसिडोसिस है, कौन सा है, यह आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो हम अगले लेक्चर में यह क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। कह रहा है पीएच 7.35 है, मिस 33 कम है, ठीक ना। CO2 जो है हमारा कम है और SCO3 हमारा नॉर्मल रेंज में है। हमारा CO2 जो है हमारा नॉर्मल रेंज में है। यह एक यहाँ पे क्वेश्चन गलत है हमारा, ठीक ना। रेस्पिरेटरी यहाँ पे नॉर्मल रेंज में नहीं हो करके 20 इसको कर दीजिए, इसको 20 कर दीजिए। तो जब 20 कर दीजिएगा 32 है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक ना। यह क्वेश्चन गलत है, यह क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर कोई भी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस होता है हमारे बॉडी में, कोई भी एसिडोसिस या फिर एल्कोलोसिस होता है हमारे बॉडीज में, तो कौन सा साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, कौन सा साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम होता है तो कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम लोग हाइपोवेंटिलेशन करेंगे, मीन्स RR जो है हमारा कम हो जाएगा, RR जो रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारा वह कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन जब होगा तो हमारा CO2 रिटेन होगा, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ब्रेडीपेनिया RR मिस ब्रेडीपेनिया मीन्स RR कम हो गया, रेस्पिरेटरी कम हो गया। डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमारे बॉडी में CO2 का जब ज़्यादा रिटेंशन होता है तो वह प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाता है, ठीक ना। तो उसके कारण से हमारा जो वेसल्स होगा वह वेसो डायलेट करेगा, वेसल्स जो है वेसो डायलेट करेगा, जिसके कारण से BP कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण से BP कम देखने को मिलेगा। ड्राउजीनेस, स्लीपिंग, ड्राउजी में मीन्स कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। ड्राउजीनेस मीन्स ज़्यादा नींद देखने को मिलेगा, जब हमारा बॉडी एसिडिक रहता है तो ज़्यादा नींद देखने को मिलेगा। हेडेक देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा एसिड के कारण। गैस्पिंग, गैस्पिंग मीन्स हाइपर वेंटिलेट करना शुरू करेगा। पहले तो हाइपो वेंटिलेशन के कारण एसिडोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन यह इनिशियल फेज का था, लेकिन उसके बाद हमारा बॉडी कंपनसेट करने के लिए हाइपर वेंटिलेट करेगा, मीन्स गैस्पिंग को हम लोग हाइपर वेंटिलेट कहते हैं। जब हमारा एक्सेसरी मसल थक जाता है, एक्सेसरी मसल थक जाता है तो उसे गैस्पिंग कहते हैं। कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, मीन्स वह कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो चुका है। टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, यह सब कंपनसेटरी है, यह सब कंपनसेट करने के लिए टेकीकार्डिया कर रहा है, ठीक ना। ब्रेडीपिनिया देखने को मिलेगा, इसके कारण से हमें एसिडोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन टेकीकार्डिया जो है कंपनसेटरी है। GI सिस्टम में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा एसिडोसिस के कारण। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमें कीटोन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, कीटोन हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि फैट टूट करके एनर्जी प्लस कीटोन बॉडी बनता है, कीटोन एसिडिक नेचर का होता है, कीटोन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और उसके कारण से हमें पोटेशियम भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, पोटेशियम भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। पोटेशियम जो हमारा इंट्रासेलुलर सेल में था वह बाहर चला आएगा, तो उसके कारण से लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एसिडोसिस होता है उसमें हमारा हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है, हमारे सेल में हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में जब हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा तो वह हाइड्रोजन जो है हमारा सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा, सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। जब सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो सेल और ब्लड के बीच एक इंट्रासेलुलर कैपिलरी
मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट रहता है उसमें ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर हम हाइड्रोजन को दे रहे हैं तो आप हमें पोटेशियम को दीजिएगा, तो एक्सचेंज होता है। तो हमारे ब्लड से जब हाइड्रोजन सेल में जाएगा, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करेगा, तो हाइड्रोजन हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा कि हाइड्रोजन को सेल के अंदर भेजो। जब हाइड्रोजन सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ से पोटेशियम सेल से ब्लड में आएगा, जिसके कारण से हमें हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। शिफ्ट इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा। कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पोटेशियम हमारा बाहर आएगा हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, तो हाइपरकेलेमिया के कारण डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, कीटोएसिडोसिस। कुसुमुल रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा, डीप एंड फास्ट रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा। कीटोएसिडोसिस के कारण हमें डीप एंड फास्ट रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा, ठीक ना। टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया हमको रेस्पायरेटरी एसिडोसिस में भी देखने को मिल रहा था, इसमें भी देखने को मिलेगा। यह सब कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए टेकीकार्डिया कर रहा है, टेकीकार्डिया कर रहा है, ताकि जितना भी CO2 है हमारे बॉडी में वह बाहर जा सके। जब जोर जोर से हम लोग सांस लेंगे तो हमने पढ़ा कि CO2 सारा बाहर जाएगा, उसके लिए टेकीकार्डिया कर रहा है। GI सिस्टम में हमें एसिड, यह जो एसिड था हमारा कीटोन बॉडी में एक स्मेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से हमें नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग होगा, एनोरोजिया फील होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे और सेल्फ स्टडी करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वह है रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में हमने क्या देखा था, CO2 हमारा कम हो गया था, pH ज़्यादा हो गया था, तो CO2 कम हो गया था और हमारा pH ज़्यादा हो गया था। मिस जोर जोर से जब हम सांस लेंगे तो हमारा सारा CO2 बाहर आ जाएगा, मिस टेकीपेनिया देखने को मिलेगा। हाइपर वेंटिलेशन, जोर जोर से सांस लेंगे तो टेकीपेनिया कहा जाएगा। टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही एल्कोलोसिस का बहुत ही खतरनाक साइन जो होता है वो ट्रीमर और टिटेनी देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। कन्फ्यूजन हमें क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू रिडक्शन इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो, सेरिब्रल ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वह कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। ट्रीमर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमारे बॉडी से एसिड पास होगा, एल्कोलोसिस क्यों हुआ, जब एसिड हमारे बॉडी से सारा बाहर आ गया। जब एसिड बाहर आता है तो वो अपने साथ कैल्शियम को साथ लेकर जाता है, तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया का साइन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक या रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, और हाइपोकैल्सीमिया का साइन आप लोगों को पता है चोविस्टिक साइन, टोजियो साइन होता है, तो उसमें हम लोगों को ट्रीमर देखने को मिलेगा, टिटेनी देखने को मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम कम जो रहता है वो कंट्रोल करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, तो उसे अगर कम हो गया है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया में। एसिड जब हमारे बॉडी से पास आउट हो गया तो हमारे बॉडी में एल्कोलोसिस होता है, तब एल्कोलोसिस हुआ। जब एसिड पास हो रहा था उसी समय कैल्शियम को अपने साथ लेकर जाता है, जिसके कारण से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो है हमारा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में वोमिटिंग देखने को मिलेगा। यह सब हम साइंस सिम्टम बात कर रहे हैं। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ऐसा देखने को मिलेगा, मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है तो देखने को मिलेगा। गेस्ट्रोस्टोमी में देखने को मिलेगा, ठीक ना, गेस्ट्रोस्टोमी देखने को मिलेगा। पोटेशियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, यह सब तो हमने अभी भी पढ़ा ही। एल्कोलोसिस में पोटेशियम कम क्यों होता है यह समझ लीजिए। एल्कोलोसिस में पोटेशियम जो है हमारा इसलिए कम होता है क्योंकि पोटेशियम हमारा सेल कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या कहता है कि हमारा बॉडी उसे कंपनसेट करने का कोशिश करेगा, ठीक करने का कोशिश करेगा। तो हमारे ब्लड में जितना भी पोटेशियम रहेगा उस पोटेशियम को सेल के अंदर भेजेगा और सेल के अंदर से हाइड्रोजन आयन को लाने का कोशिश करेगा। इस पोटेशियम को कम करेगा और हाइड्रोजन आयन को लाने का कोशिश कर रहा है, बढ़ा हुआ नहीं है, कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से हमें पोटेशियम कम दिखेगा और हाइड्रोजन को लाने का कोशिश करेगा। इसमें भी हम लोग को कैल्शियम कम के कारण टिटेनी देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा। तो
जब हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा है जिसमें कोई भी हमें स्टिमुलेंट देने का ज़रूरत नहीं है, मीन्स उसे टच करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि उसे बांध देंगे, लाइट साउंड देने का नहीं है, उसे कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे वह ठीक हो जाएगा, उसे कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे वह ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम समझा देते हैं आपको। हाइपोकैल्सीमिया में चौबिस्टिक साइन देखने को मिलता है। चौबिस्टिक साइन में सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होता है हमारा, फेस पे टेपिंग करने पे जिस साइड आप टेप कीजिएगा उस साइड का मसल्स हाइपर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, अचानक से ट्विस्टिंग देखने को मिलता है, ठीक ना। अचानक से जिसे एक साइड से बोलते हैं तो नहीं होता, एक साइड से खाना खाने पे हमारा मसल्स कॉन्टेक्ट करता है, उसी तरह से जिस साइड टच करेंगे उस साइड हमारा मसल्स कॉन्टेक्ट करेगा। क्रेनियल नर्व जो होता है 7 फेशियल नर्व। हाइपर एक्साइटेबिलिटी रहता है। टेपिंग ऑन फेस काउजेज मूवमेंट ऑफ फेस टुवर्ड फिंगर, जिस साइड टच करेंगे उस साइड हमारा फिंगर ट्विचिंग करेगा। आप लोग यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा चौबिस्टिक साइन का बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ट्रोजियो साइन में व्हेन एप्लीकेशन ऑफ बीपी कप ऑन आर्म एंड इन्फ्लेटिंग कप, जब हम लोग कप पे बीपी जो लेते हैं, अगर हाइपोकैल्सीमिया है उसमें तो अगर बीपी कप बांधेंगे और जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो हमारा रहता है उससे अगर 20 mmHg इंक्रीज करके 1 मिनट तक वेट करते हैं तो उसके हैंड में हमें ओम साइन का ओम टाइप का फिंगर देखने को मिलेगा। मीन्स तीनों जो है हमारा अथी एक्सटेंडेड रहेगा और थंब जो है हमारा वह समटा हुआ देखने को मिलेगा। इस तरह से ओम जो हम लोग मंत्र जो पढ़ते हैं उस टाइप का देखने को मिलेगा। तीनों चारों अंगुल हमारा फैला हुआ रहेगा, ठीक ना, और थंब जो है हमारा फ्लेक्शन में समटा हुआ रहेगा। जिससे मुट्ठी बांधते हैं ना तो थंब तो हमारा समटा हुआ रहेगा, लेकिन तीनों अंगुल हमारा फैला हुआ रहेगा, उससे ही ओम साइन कहेंगे, ओम साइन कहेंगे। करा हुए न एप्लीकेशन ऑफ बीपी कप ऑन आर्म एंड इन्फ्लेटिंग बीपी कप, इन्फ्लेट करने के बाद दैट टाइम 3 फिंगर एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है। थंब गो फॉर फ्लेक्शन मीन्स सट जाता है, मीन्स वह मुड़ करके छोटा हो जाता है, फ्लेक्शन में हो जाता है। अब इसका मैनेजमेंट को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट इनमें से क्या क्या देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस का जो मैनेजमेंट होता है, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमें हाइपोवेंटिलेशन हो गया था, अस्थमा था, सीओपीडी था, एटिलेक्टेटिस था, इम्फाइसीमा था, लंग्स कोलेप्स हो चुका था, मीन्स हमारा CO2 बाहर नहीं आ रहा था, CO2 बाहर नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, पोजीशन देंगे, ठीक न। उसका जो कफ जो थिक हो गया था, मोटा हो गया था, उसे लूज करवाएंगे, न्यूबुलाइजेशन करवाएंगे, मीन्स वही सब वेंटिलेटर पर, अगर इससे ट्रीट नहीं हो रहा है तो वेंटिलेशन पे डाल देंगे, ठीक ना। तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस में CO2 हमारा ट्रैप हो रहा था, CO2 हमारा ट्रैप हो रहा था, CO2 हमारा ट्रैप हो रहा था। तो हमारा मेन फोकस रहेगा CO2 को निकालना का और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। तो सबसे पहला देखिए करा है, पोजीशन देंगे, सेमी फॉलर हाई फॉलर देंगे, लीन फॉरवर्ड देंगे और ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे। लीन फॉरवर्ड मीन्स जो हम लोग नाक से जब ब्लीडिंग इपिस्टेक्सिस में जो बेंच पे हाथ मुड़ी नीचे करके सोते हैं, हाथ पे नाक पिंच करके, उसे ही हम लोग लीन फॉरवर्ड और ऑर्थोपेनिक पोजीशन कहते हैं। सेमी फॉलर मीन्स डिक्लाइन पोजीशन जो रहता है 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। हाई फॉलोअर्स में 90 डिग्री पे सिटिंग पोजीशन में आ जाएगा। O2 एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, O2 का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। निबुलाइजेशन करेंगे, निबुलाइजेशन मीन्स ब्रोंकोडायलेटर मीन्स हमारा जो ब्रोंकस जो नेरो हो गया था, सिकुड़ गया था अस्थमा COPD के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, उसे निबुलाइज करके ब्रोंकोडायलेट करेंगे, ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, एयरवे को डायलेट करने का कोशिश करेंगे, जो कि साल्बुटामोल ड्रग के द्वारा करेंगे। हाइड्रेशन थेरेपी देंगे, हाइड्रेशन थेरेपी में हम लोग टू लिक्विफाई स्पुटम, जो हमारा म्यूकस जो थिक हो गया था उसे स्पुटम को लिक्विफाई करने के लिए, पतला करने के लिए हम लोग थिन करते हैं, उसे पतला करने के लिए देते हैं। और कफ लूज करने के लिए हम लोग म्यूकोमिक्स, जो कि N-एसिटाइलसिस्टीन होता है, एंटीडोट ऑफ पीसीएम का एंटीडोट जो होता है N-एसिटाइलसिस्टीन, उसके द्वारा निबुलाइजेशन करते हैं, जिससे कि हमारा म्यूकस थिक हो जाएगा और हमारा एयरवे क्लियर हो जाएगा। स्टीम इनहेलेशन देंगे, जो हम लोग भाप लेते हैं ना पानी, गर्म पानी में विक्स उक्स डाल करके, उसे ही हम लोग स्टीम इनहेलेशन। वार्म और मॉइस्ट एयर इज टू लूजन म्यूकस को लूज करता है और वह बाहर आने में आसानी से बाहर आ सकता है, ठीक ना।
सक्शनिंग करेंगे, सक्शन करके जितना भी म्यूकस रहेगा उसे निकाल लेंगे। सी पे लगा देंगे, वेंटिलेटर पे लगा देंगे ताकि सारा CO2 हमारा बाहर निकल सके, ठीक ना। रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में हम लोग कौन सा मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे? रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में हम लोग कौन सा मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे? तो सबसे पहला जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट को देंगे। रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में हम लोग देखे थे कि जोर जोर से सांस ले रहे थे, जोर शोर से सांस ले रहे थे, तो उसमें हम लोगों को पहले उसे कीप काम एंड क्वाइट करने के लिए कहेंगे और घबराने के लिए नहीं बोलेंगे। मीन्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज देंगे, डीप स्लो ब्रीदिंग कहेंगे करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा सारा CO2 बाहर आ गया था। तो जब डीप और स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा CO2 बॉडी में रिटेन होगा, जिसके कारण से नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगा। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को कहेंगे। पेपर मास्क ब्रीदिंग, पेपर मास्क ब्रीदिंग का मतलब मास्क लगा करके बोलेंगे उसे सांस लेने के लिए, ताकि जो हम सांस छोड़ रहे हैं CO2 फिर से वही हमारा CO2 अंदर जाएगा, जिसके कारण से हमें ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन कम जाएगा और CO2 ज़्यादा जाएगा, जिसके कारण से हमारा pH नॉर्मल देखने को मिलेगा। कैल्शियम एल्कोलोसिस में हमने देखा था कि कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा था, तो कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट में क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जो कि 10 mg का रहता है, 10 ml का बोतल रहता है, 10 मिनट में देते हैं। 10-10-10 का रूल को फॉलो करते हैं, 10:10:10 का फॉलो करते हैं, ठीक ना। 10:10:10 का फॉलो करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा SCO3 घट गया था। तो काउज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मीन्स पोटेशियम बढ़ गया था, इसमें पोटेशियम हमारा बढ़ गया था और डायबिटिक कीटोसिडोसिस में कीटोन बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा था। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या रहेगा? कीटोन को बाहर निकालना रहेगा। तो कीटोन को कैसे बाहर निकालेंगे? कीटोन जब हमारे ब्लड में कीटोन ज़्यादा है तो हम उसमें NS इन्फ्यूज करेंगे। NS को जब इन्फ्यूजन करेंगे तो जितना भी कीटोन था हमारा फ्लश आउट होकर के बाहर आ जाएगा। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने देखा था कि पोटेशियम हमारा बढ़ा हुआ था, पोटेशियम हमारा बढ़ा हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारा कंपनसेटिव मैकेनिज्म के द्वारा सेल में जा रहा था और पोटेशियम सेल से हमारे ब्लड में आ रहा था, इसके कारण से पोटेशियम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो पोटेशियम को ट्रीट करेंगे और कीटोन को बाहर निकालेंगे। कीटोन को बाहर निकालने के लिए, ठीक ना, फैट जब टूटता है तो ब्लड शुगर प्लस एनर्जी प्लस कीटोन बनता है, ठीक ना। तो फॉर इंजेक्शन NS देंगे, NS मीन्स NS को इन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि फॉर फ्लश आउट ऑफ कीटोन, कीटोन को फ्लश आउट करने के लिए हम लोग NS को इन्फ्यूज करेंगे। और पोटेशियम को ट्रीट करने के लिए रेगुलर इंसुलिन का इंजेक्शन विथ इंट्रावेनसली देंगे, जो कि 1:1 में रहेगा। इस 40 ml NS रहेगा और 40 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन रहेगा। रेगुलर इंसुलिन जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिए, पोटेशियम बाइंड ऑन दैट रिसेप्टर, इंसुलिन बाइंड ऑल्सो ऑन सेम रिसेप्टर, ठीक ना। जब इंसुलिन का जो हमारा काम है वह पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में भेज देता है। इंसुलिन कैसे हमारे पोटेशियम हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करता है? वह पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर जो ब्लड में प्रेजेंट था उसे इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भेज देता है, जिससे हमारे बॉडी में पोटेशियम का ट्रीटमेंट और पोटेशियम कम देखने को मिलता है। तो कीटोन को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने NS इन्फ्यूज किया ताकि वह फ्लश आउट हो जाए, और रेगुलर इंसुलिन दिया, क्योंकि पोटेशियम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पोटेशियम हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था। क्यों देखने को मिल रहा था वो हमने बता चुका है पहले ही। तो पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिल रहा था, उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग रेगुलर इंसुलिन को देंगे, उसे देने के लिए हम लोग रेगुलर इंसुलिन को देंगे, ठीक ना। उसे देने के लिए हम लोग रेगुलर इंसुलिन, जो कि 40 ml NS में 40 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन मिला करके देंगे। तो जितना भी पोटेशियम रहेगा ब्लड के अंदर वह सेल के अंदर चला जाएगा, और हो सकता है कि अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट दे दिए हैं तो हमें उसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। ट्रीट करने के बाद हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, मीन्स पोटेशियम हमारा कम हो जाएगा। तो उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग पोटेशियम रिच डाइट देते हैं, जिसमें कि कोकोनट वाटर आता है, बनाना आता है, एवोकाडो आता है, पोटैटो आता है और ऑरेंज आता है। यह सब चीज़ हम लोग पोटेशियम डाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक ना, जो कि पोटेशियम को बढ़ाएगा और हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करेगा।
हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करते करते उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिल जाता है, जिसे ट्रीट करने के लिए हम लोग पोटेशियम रिच डाइट देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। IV फ्लूइड प्लस केसीएल को देना है। अगर ज़्यादा हाइपोकैलेमिया देखने को मिल रहा है तो उसमें IV फ्लूइड प्लस केसीएल को यूज़ करेंगे, IV फ्लूइड प्लस केसीएल को यूज़ करेंगे, ठीक ना। अगर हाइपरकैलेमिया है तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे, क्योंकि पोटेशियम जो हमारा डायरेक्ट हार्ट पे अटैक करता है, ठीक ना, हार्ट पे इफेक्ट डालता है, तो मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे। इंक्रीज ओरल इंटेक ऑफ पोटेशियम डाइट कर देंगे। इंक्रीज कोकोनट वाटर देंगे, ये सब अवॉइड कर देंगे। एवोकाडो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है हाइपरकैलेमिया का इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, और इंजेक्शन D25 डेक्सट्रोज 25% में 8 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन डाल करके उसे इंट्राप्सोलली ट्रांसफ्यूज कर देंगे। यह सेकेंड चॉइस होता है। फर्स्ट चॉइस हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, क्योंकि हमें हार्ट को ट्रीट करना रहता है, हार्ट को बचाना रहता है। निबुलाइजेशन करेंगे साल्बुटामोल के द्वारा, जो कि साल्बुटामोल भी हमारा पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में भेजता है, तो उसके लिए हम लोग साल्बुटामोल से निबुलाइज करेंगे। के बाइंड सचेट देंगे, के बाइंड सचेट देंगे, ठीक है ना। के बाइंड सचेट देंगे। के बाइंड सचेट एक हमारा जैसे ORS घोल की तरह होता है, जिसे देने पे जो इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से हमारा पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और वहाँ से सारे पोटेशियम को बाहर निकाल देता है। अगर ज़्यादा हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो डायलिसिस के द्वारा, हेमोडायलिसिस के द्वारा उसे ट्रीट करके फ्लश आउट कर देंगे, ठीक ना। एक हाइपरकैलेमिया में ECG चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक ना, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक ना, वो हम आपको बता दे रहे हैं। हाइपरकैलेमिया में ECG चेंजेस देखने को मिलता है। मीन्स फ्लैट P वेव हो जाएगा, वाइडन QRS कम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रोलोंग PR इंटरवल हो जाएगा, इसका पूरा जो कारण होता है वो हम आपको समझाएंगे MCQ से। PI यादव के MCQ में इसका पूरा कारण हम बताए हुए हैं, कैसे होता है। देखिए PR जो है हमारा, P फ्लैट हो गया, यहाँ पे नॉर्मल इस तरह से होता है। वाइडन QRS हो गया, और T जो है हमारा टॉल हो गया, जो यहाँ पे इतना था यहाँ पे इतना हो गया, समझ गए ना। और लास्ट जो हमारा था मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो इसका कारण क्या था, वोमिटिंग था और मेसिव ब्लड ट्रांसफर। एल्कोलोसिस में हमारा क्या हो रहा था, एसिडिक हमारा पूरा कम हो गया था, मतलब एसिड हमारे बॉडी से बाहर आ गया था, और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो साइट्रेट था वह चेंज होकर के बाइकार्बोनेट बन गया था लीवर के मेटाबोलाइट के द्वारा। तो दो चीज़ हमें करेगा, वोमिटिंग को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक ना, वोमिटिंग को ट्रीट करना पड़ेगा, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कम करना पड़ेगा, और एक इसमें हमें एल्कोलोसिस में हमें टिटेनी और सीजर देखने को मिल रहा था, तो उससे ट्रीट करेंगे। सबसे पहला कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे ताकि सीजर रुक जाए। मैनेजमेंट में हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे ताकि सीजर रुक जाए, ओरली देंगे। एग्जाम्पल मिल्क देंगे, मिल्क प्रोडक्ट देंगे, चीज़ देंगे, रागी देंगे, और इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, जो कि 10-10-10 के रेशियो में आता है, वह यूज़ करेंगे, ठीक ना। और जो हमारा वोमिटिंग रोकने के लिए जो टेबलेट आता है, डोमपेरिडोन आता है, मेटोक्लोप्रामाइड आता है, वह सब यूज़ करेंगे। और मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसे साइट्रेट को रोकने के लिए हम लोग मेडिसिन देंगे। तो इसी तरह से आप लोगों का पूरा जो ABG एनालिसिस था वह हमने आज समाप्त कर दिया है। नर्सिंग फाउंडेशन का सीरीज में आप अगला जो हमारा टॉपिक होगा पोजीशन होगा, ठीक ना, वह हमारा अगला टॉपिक जो है पोजीशन होगा। तो आप लोग पोजीशन को पहले से थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, तो उसे पढ़ करके आइएगा ताकि हम अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, ठीक ना। तो जितना भी हम लोगों का हमारा ABG का जो टॉपिक था वह पूरा हमने आप लोगों के बीच ख़त्म कर दिया है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़िएगा जैसे हमने बताया है, ठीक ना, और अच्छे से आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। वो जो क्वेश्चन हमने बताया था आपको बनाने के लिए, वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उसका एसिड बेस इम्बैलेंस आया। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा।
स्वच्छ रहिएगा, ठीक ना। तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।